अमर बेल वो वाहिद शख्स था जो उसकी हर गलती अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार रहता था, जो उसे महफूज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और वो ये सब कुछ जानती थी। और अब जब वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म करके दुनिया से जा चुका था, तो वो अंधों की तरह हाथ फैलाए खड़ी रह गई थी। कोई दूसरा शख्स उसके लिए उमर जहांगीर नहीं बन सकता था। दोनों हाथ सर पर रखे वो बच्चों की तरह रो रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो 18 साल की उम्र में एक बार उमर के सामने पार्क में रोई थी, और फिर उसके बाद उसके सामने कई बार रोई थी। क्या कुछ था जो आज उसे याद नहीं आ रहा था। उसे पहली बार लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। सब कुछ, कहीं भी कुछ भी बाकी नहीं रहा था। क्या था अगर वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, फिर भी उसका होना ही कितना काफ़ी था उसके लिए। कुछ फासले पर मौजूद एक कमरे में उमर जहांगीर के जिस्म को काटने वाले सारे निश्तर उसे अपने वजूद पर चलते महसूस हो रहे थे। वो उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ दे चीज़ों से बचाया करता था, और वहाँ बैठे अलीज़ा सिकंदर की ख्वाहिश इतनी थी, वो उस सब के बदले उमर जहांगीर को सिर्फ एक चीज़ से बचा ले, मौत से। रिपोर्टर्स ने सूबाई वज़ीर को घेरा हुआ था, जो कुछ देर पहले हॉस्पिटल पहुंचे थे। आपका क्या ख्याल है सर, इस कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है? एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया। देखिए, इस बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया है। उम्मीद है जल्द ही इस अफसोसनाक हादसे के मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने अपने पास खड़े आईजी पंजाब को देखते हुए कहा, जो मुअद्दबाना अंदाज में सर हिलाने लगे। क्या पुलिस को इस मामले में कोई लीड मिली है? एक और सवाल हुआ। इस बारे में आईजी साहब आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, मगर मैं नहीं समझा सकता कि वो अभी फौरी तौर पर आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकते हैं। फिर बेहतर यही है, ये सवाल आप उनसे ही करें। उन्होंने आईजी साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा। उमर जहांगीर हमारे एक बहुत काबिल ऑफिसर थे। आईजी ने इशारा पाते ही अपने बयान का आगाज़ किया। उनके साथ होने वाला हादसा दरअसल हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। जैसा कि आपको मिनिस्टर साहब ने बताया, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया है। हम हालात का जायज़ा लेने और शवाहिद की मदद से 48 घंटों के अंदर मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएंगे। एक रिपोर्टर ने आईजी साहब की बात को काटा। सर, ये जो आप 48 घंटे की बात कर रहे हैं, आज तक कौन सी पुलिस 48 घंटों में मुजरिम पकड़ने में कामयाब हुई है? आईजी के माथे के बाल कुछ गहरे हो गए। अगर पुलिस 48 घंटों में मुजरिम पकड़ने में कामयाब होती, तो आज हम और आप यहाँ खड़े होकर ये गुफ्तगू ना कर रहे होते। पिछले एक साल में जब से आप आईजी पंजाब बने हैं, 7 मुख्तलिफ रैंक्स के ऑफिसर को मारा गया है, और पुलिस इस सिलसिले को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इस बार आईजी ने कदरे तुर्शी से इस गैर मुल्की ब्रांड कास्टिंग के इदारे से वाबस्ता तेज़ तरार किस्म के पाकिस्तानी सहाफ़ी की बात को काट दिया। पुलिस ने एक के अलावा तमाम वाक़यात में मुलविस मुजरिमों को पकड़ लिया है। अगर आप वाकई मुजरिमों को गिरफ्तार कर चुके होते, तो आज आपका एक और ऑफिसर इस तरह मारा जाता। इस रिपोर्टर ने भी उतनी ही तंदुरुस्ती से जवाब दिया। सूबाई वज़ीर ने बरवक्त मुदाखलत की। देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही सख्त किस्म का तबसरा है जो आप कर रहे हैं। आईजी साहब ने जब से अपनी टेन्योर शुरू की है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। सर, आप नहीं समझते कि इतने सीनियर ऑफिसर के कत्ल के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सूरत हाल की तारीफ कुछ मजाक लगता है। सूबाई वज़ीर चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सके। वो देखिए, वो, अगर आप पूरे मुल्क में देखें तो मैं इसके लिहाज से सूरत हाल में बेहतरी की बात कर रहा हूँ। सूबाई वज़ीर बेख्तियार बौखलाए। बाकी तीनों सूबों में कभी भी इस तरह धड़ाधड़ ऑफिसर कत्ल नहीं होते, ख़ास तौर पर एक साल में। आखिर पंजाब में ही ऐसा क्यों हो रहा है? सूबाई वज़ीर के साथ साथ आईजी पंजाब का दिल चाहा कि वो इस रिपोर्टर की बदतमीज़ी के साथ साथ उसकी ज़ुबान निकाल कर भी उसके हाथ में रख दे, मगर हार्वर्ड से पढ़ा हुआ वो सहाफ़ी एक वफाकी वज़ीर का बेटा था। वो उसकी बकवास और सवाल सुनने पर मजबूर थे। आप पंजाब की आबादी भी तो देखें। वज़ीर के मुंह से भी इख्तियार निकला। आबादी से ऑफिसर्स के कत्ल का क्या ताल्लुक है? मैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से आबादी का जिक्र कर रहा हूँ। वज़ीर साहब ने कदर तहम्मुल मिजाजी का सबूत दिया। बाकी सूबों में कम आबादी की वजह से इतने मसाइल का सामना पुलिस को नहीं करना पड़ता जितना पंजाब में करना पड़ता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम हालात को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपका एक एसपी जो किसी शहर में बादशाह के बराबर होता है, वो दिन दहाड़े
अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ शहर के बीच में कत्ल हो जाए तो आम लोग अपनी हिफाजत के लिए किस तरह देखें? इस रिपोर्टर ने च्युइंगम चबाते हुए पुलिस से अगला सवाल किया। पुलिस अगर अपने एक ऑफिसर को नहीं बचा सकती तो वो एक आम आदमी को कितनी सिक्योरिटी दे सकती है? देखिए, जिस शहर में वो तैनात थे वो पंजाब के हसास इलाकों में शुमार किया जाता है और उमर जहांगीर के बारे में महकमे को कुछ ऐसी खबरें मिली थीं कि उनकी जान को खतरा था। उन्हें धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स भी की जा रही थीं। फिर हम इस पूरे मामले में दहशतगर्दी के अंसर को भी खारिज और जिम्मा करार नहीं दे सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऐसे हादसात का सबब बन जाते हैं, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हादसात दोबारा ना हों। थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर्स की एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। कल वज़ीर दाखिला आ रहे हैं, वो भी एक मीटिंग कर रहे हैं। इस पर आईजी ने मिनिस्टर से इजाज़त लेते हुए कहा और रिपोर्टर्स ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया तो आईजी की जान में जान आई। सर, आपने दहशतगर्दी का जिक्र किया है, क्या आपका इशारा मजहबी दहशतगर्दी की तरफ है? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए ये किसी गैर मुल्की एजेंसी का काम है, एक दूसरे रिपोर्टर ने नुक्ता उठाया। मैंने आपको बताया ना, इस मरहले पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही हम इस मामले में कुछ प्रोग्रेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को पुलिस की तमाम कार्रवाई के बारे में आगाह कर देंगे, आईजी ने कहा। उमर जहांगीर काफ़ी मुतनाज़ा शख्सियत थे। पिछले कुछ सालों में कई हवालों से वो अखबारात में आते रहे। कहीं ये किसी ज़ाती दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है? एक दूसरे रिपोर्टर ने कहा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आईजी ने एक बार फिर उकताए हुए लहजे में कहा। सर, क्या इस वक्त से आइंदा आने वाले पुलिस रिफॉर्म्स पर कुछ असर पड़ेगा? इस बार एक दूसरे रिपोर्टर ने पूछा। कैसा असर? क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस के इख्तियारात में कमी और रोल में तब्दीली करके आप पुलिस ऑफिसर को मज़ीद वल्नरेबल बना देंगे? इसके बरक्स मैं समझता हूँ कि इस नए सिस्टम से पुलिस और आवाम के दरमियान एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप पैदा होगा और इस तरह के हादसात का सद्भाव भी हो सकेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी और बेहतर होगी। सूबाई वज़ीर के अपने पसंदीदा जुमले की एक बार फिर गर्दान की, यानी एसपी जब डीपीओ और डीसी जब डीसीओ कहलाने लगेंगे तो फिर वो इस तरह खुले आम सड़कों पर नहीं मारे जाएंगे। शहराज साहब, आज आपको क्या हुआ है? किस तरह के सवाल कर रहे हैं आप बार बार? बिलाखिर सूबाई वज़ीर चढ़कर बोल उठे। शहराज साहब ने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में दूसरी पोजीशन ली है और चंद हफ्तों में एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरे रिपोर्टर ने लकमा दिया। फिर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पुलिस सर्विस में ही आएंगे ताकि वो बेहतरी जो हम नहीं ला सके आप लाएं और हम भी आपकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। इस पर आईजी ने अपने चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा। वैसे भी पुलिस के महकमे को ज़रूरत है आप जैसे ऑफिसर्स की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर ने आईजी के जवाब में कुछ इजाफा किया और अगले किसी सवाल से अपने गाड़ी की तरफ जाने लगा। मैं उल्लू का पटा हूँ, मैं जाऊँगा पुलिस सर्विस में, शहराज सिद्दीकी बड़बड़ाया। हर चीज़ बहुत तेज़ रफ्तारी से हुई। दूसरे दिन शाम के करीब उमर जहांगीर की तदफीन कर दी गई। जहांगीर महज दोपहर के करीब पाकिस्तान पहुंच गए थे। ज़ारा मसूद पाकिस्तान नहीं आ सकीं। वो एक ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो उनके शोहर ने बीमारी और ऑपरेशन के मद्देनज़र उन्हें इतला देने से माजरत कर ली थी। माज हैदर जैसे ख़ानदान के लिए उमर जहांगीर का कत्ल एक बहुत बड़ा सदमा था। यह तसव्वुर करना भी उनके लिए मुश्किल था कि उनके अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को भी इस तरह दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जा सकता है। उमर के कत्लों के बारे में फौरी तौर पर कुछ पता नहीं चला। वो कौन थे? उन्होंने उमर को क्यों कत्ल किया? वो ऐसे बहुत से सवालात का कोई जवाब कहीं नहीं था। शायद आने वाले वक्त भी इन सवालात का जवाब नहीं दे सकता था। माज हैदर का पूरा ख़ानदान अगले कई दिन तक उनके घर पर जमा होता रहा। मौजूए गुफ्तगू हर एक के लिए उमर ही रहा। अलीज़ा इन सबको उमर के बारे में बातें करते सुनती रही। वो डिस्कस करते थे किस तरह उन्होंने उमर को बहुत सी चीज़ों के बारे में समझाने और आगाह करने की कोशिश की थी, किस तरह उमर इन तमाम बातों को इग्नोर करता रहा, किस तरह उसकी लापरवाही उसे मुख्तलिफ मौक़े पर नुकसान पहुँचाती रही। और हर बहस का नतीजा एक ही निकला कि उमर के साथ होने वाले इस हादसे में उमर की अपनी गलतियाँ भी मामूल थी। उसे बेज़रर बनकर सिस्टम का हिस्सा बनना नहीं चाहिए था और एक पॉपुलर ऑफिसर भी नहीं था वो। अलीज़ा जानती थी उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे उमर से हमदर्दी नहीं थी, जो उमर के साथ होने वाले वाक़े पर रंजीदा नहीं था। मगर इस सब के बावजूद वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते थे क्योंकि वो सब प्रैक्टिकल लोग थे, हकीकत पसंद, जो किसी भी चीज़ को रिश्तों और जज्बाती ताल्लुक़ के हवाले से नहीं ले सकते थे। वो सब उमर को इतने बेतासुर और गैर जज्बाती अंदाज में डिस्कस करते थे
मगर अलीज़ा नहीं कर सकती थी। वो जानती थी वो कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं था। वो बहुत से गलत कामों में मुलविस रहा था। बहुत से लोगों को उसने बहुत तकलीफ भी दी थी और बहुत से लोगों के लिए मुसलसल परेशानी का बायस भी बना रहा। कोई भी उसकी मौत को जो बोया वो काटा करार दे सकता था। कोई भी ये कह सकता था कि उमर जहांगीर इसी सलूक का मुस्तहिक था, मगर वो ऐसा नहीं कह सकती थी। उसकी ज़िंदगी में वो उस पर बेतहाशा तनकीद करने लगी थी। उसे उमर जहांगीर के कामों पर एतराज़ होने लगा था, मगर उसकी मौत के बाद उसे ये एहसास हुआ कि वो अच्छा आदमी नहीं था, अच्छा ऑफिसर भी नहीं था दूसरों के लिए, मगर उसके लिए वो हमेशा अच्छा ही रहा था। और वो उमर जहांगीर को दूसरों की ऐनक से नहीं देख सकती थी। वो दूसरों के साथ होने वाली ज़्यादतियों की बुनियाद पर उससे नफरत नहीं कर सकती थी। ये नहीं कह सकती थी कि उसके साथ जो हुआ ठीक हुआ। उमर की मौत के एक हफ्ते के बाद उसने अखबार से इस्तीफ़ा दे दिया था। वो जानती थी कि वो अब इस सिस्टम के बारे में कभी कुछ नहीं लिख सकेगी। वो किस मुंह से इन तमाम चीज़ों के लिए दूसरों पर तनकीद कर सकती थी जिनके लिए उसने उमर जहांगीर को माफ़ कर दिया था, जिनके लिए वो उमर जहांगीर को बख्शने पर तैयार थी। अपनी फैमिली के इस फ़र्द को जिसके साथ उसका जज्बाती ताल्लुक था, उसे नहीं पता था कि उमर जहांगीर माज उमर की मौत से किस हद तक मुतासिर हुए थे। उसके ख़ानदान के दूसरे मर्दों की तरह वो भी अपने एहसासात छुपाने और चेहरा बेतासुर रखने में माहिर थे। ये वो खुसूसी थी जो माज हैदर जैसे बड़े ख़ानदानों के लोगों के साथ सारी उम्र चलती थी। अलीज़ा ने निम्रा की मौत पर जहांगीर माज को परेशान देखा था, मगर उमर की मौत पर वो बेहद खामोश थे। उनके और उमर के दरमियान कभी भी खुशगवार ताल्लुकात नहीं रहे। वो जानती थी पिछले चंद सालों से इन दोनों के दरमियान बोलचाल तक बंद थी, मगर खुद वो भी पिछले 1.5 साल से उमर के साथ नारवा सलूक करती रही। उसके बावजूद उसकी मौत ने उसे बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया था। वो नहीं जानती थी कि जहांगीर माज के अंदर कितनी तोड़ फोड़ हुई है। आखिर वो उनका बड़ा बेटा था। उमर के हादसे की वजह से उसकी शादी पसे मंज़र में चली गई थी। समीना ने पाकिस्तान में अपना क़याम बढ़ा दिया था, मगर उन्होंने जुनैद की फैमिली से या जुनैद की फैमिली ने उनसे इस मामले में फ़िलहाल कोई बात नहीं की थी। उमर के दसवें के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब ने वापस जाना शुरू कर दिया। हर एक अपनी अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट रहा था। जहांगीर माज भी 12वें दिन अपनी फैमिली के साथ वापस अमेरिका चले गए थे। आप चाय पियेंगे? अलीज़ा ने जुनैद से पूछा। इन दोनों के दरमियान तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही थी। वो हॉस्पिटल से घर तक हर जगह मौजूद रहा था और 10वें तक हर रोज़ अपने घर वालों के साथ उनके घर आता रहा था, मगर उसके और अलीज़ा के दरमियान बराह रास्त कोई बात नहीं हुई। हादसे के बाद आज पहली बार वो अलीज़ा से मिल रहा था और उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी जो इस वक्त यहाँ आया था। इस वक्त तानिया वापस घर जा रही थी और अलीज़ा उसके साथ पोर्च में खड़ी थी। जब गेट से जुनैद की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी, उसने गाड़ी तानिया की गाड़ी के पास लाकर खड़ी कर दी। कुछ देर उसके और तानिया के दरमियान रस्मी बातचीत हुई, फिर तानिया अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। आइए अंदर आ जाएं, ये पहला जुमला था जो बहुत दिनों के बाद इन दोनों के दरमियान बोला गया था। नहीं, बाहर लॉन में बैठते हैं, जुनैद ने कहा और वो खामोशी से लॉन की तरफ बढ़ गई। वो पिछले 10 मिनट से लॉन की कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। अलीज़ा ने उस गहरी खामोशी को तोड़ने के लिए उससे पूछा, आप चाय पियेंगे? नहीं, मैं यहाँ आने से पहले चाय पी कर आया हूँ, जुनैद ने जवाबन कहा और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा, जोटत ने फ़ोन किया था तुम्हें? जोटत ने? नहीं, नानो से उसकी 2 बार बात हुई है, अलीज़ा ने बताया। वो तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ, नाना ने मुझे बताया, मगर मैं ये एक इत्तफाक़ी है कि उससे दोनों बार मेरी बात नहीं हो सकी। वो हफ्ते की रात को पाकिस्तान आ रही है, जुनैद ने बताया। अलीज़ा खामोशी से उसे देखती रही। वो कह रहा था, वो यहाँ ठहरना चाहती है। वो जानती थी जुनैद का इशारा किस तरफ है। मैंने उसे अपने घर रहने के लिए कहा है, मगर उसकी ख्वाहिश है यहाँ ठहरने की। आप उनसे यहाँ आने के लिए कह दें। मुझे और नानू को उन्हें रिसीव करने के लिए जाते हुए खुशी होगी, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। वो जानती थी जोटत पाकिस्तान क्यों आ रही थी। उन्होंने आपको फ़्लाइट की टाइमिंग्स के बारे में बताया है। उसे एयरपोर्ट से मैं रिसीव कर लूँगा, जुनैद ने कहा। अलीज़ा खामोश रही। वो यहाँ हमारी शादी तक रुकेगी। अलीज़ा ने सर उठाकर उसे देखा। वो उसी को देख रहा था। एक अजीब सी खामोशी उन दोनों के दरमियान दर आई थी। चंद दिनों तक अम्मी और बाबा तुम लोगों से इस सिलसिले में बात करने आएंगे, उसने आहिस्ता से कहा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस सिलसिले में तुमसे बात करूं ताकि तुम नानों को और अपनी मम्मी को बता सको। अलीज़ा ने उसके चेहरे से नज़र हटा ली। मैं चाहता हूँ शादी सादगी से हो, मैं ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं चाहता, वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था। उसने जिस चंद दिन को अपने और उमर के बारे में बताया था, इससे अगले दिन उमर के साथ वो हादसा पेश आ गया था। उसने जुनैद से कहा था कि वो उसे ये सब कुछ इसलिए बता रही है
کہ تاکہ حقائق سے آگاہ ہو کر وہ آسانی سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ اسے بھی علیزہ سے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ پچھلے 15 دنوں میں جنید سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جنید کی کیفیت اور تاثرات کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ جنید کے سامنے ایک بار پھر عمر کے لیے اس کے جذبات اور احساسات عیاں ہو گئے تھے۔ اس نے بڑے وثوق سے عمر کے قتل سے ایک دن پہلے ہوٹل میں بیٹھ کر جنید سے کہا تھا کہ وہ عمر سے محبت کرتی تھی، مگر اب نہیں کرتی۔ اس کے اور عمر کے درمیان اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اب عمر کی اصلیت جان چکی ہے اور اس کی اصلیت جان لینے کے بعد وہ عمر جیسے دھوکہ باز اور خود غرض انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ جانتی تھی پچھلے 15 دن میں عمر کی موت پر اس کے رد عمل نے جنید پر یہ حقیقت آشکار کر دی ہوگی کہ وہ اب بھی عمر سے محبت کرتی ہے۔ وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ وہ یہ اندازہ نہ کر پاتا۔ وہ اپنے چہرے کو کبھی بے تاثر رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ خوشی اور غم ہر حالت میں اس کے تاثرات اس کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے چہرے کی اس خوبی پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، کوئی غصہ نہیں آیا تھا۔ اس نے ان 15 دنوں میں ہر بار جنید کا سامنا ہونے پر کبھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ عمر کی موت سے متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اپنا جذباتی تعلق ختم کر چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی اور ذات کے گرد چڑھائے گئے ان خولوں سے تنگ آ گئی تھی جنہیں سنبھالتے سنبھالتے وہ پچھلے کئی سالوں سے ہلکان تھی۔ وہ شاید وہ شعوری طور پر جنید کے سامنے یہ اعتراف بھی کر لینا چاہتی تھی کہ وہ کبھی عمر سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس کی موت اس کی تمام ناراضگیوں اور غصوں کو ختم کر گئی تھی، اور ان 15 دنوں کے بعد واحد چیز جس کا وہ سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ جس کی وہ توقع کر رہی تھی، وہ جنید کی طرف سے شادی کے بارے میں دوبارہ بات تھی۔ وہ اس وقت شادی کے بارے میں بالواسطہ طریقے سے بات کرتے ہوئے یقیناً یہ جتا رہا تھا کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وقت ایک سوال کے علاوہ اور کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ کیوں اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے جنید کے خاموش ہو جانے کے بعد سوال کیا۔ وہ اس کے عقب میں استادہ درختوں پر بیٹھے پرندوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ علیزہ کو لگا جیسے اس نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس پر جنید نے درختوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ شاید اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہو چکا ہوں، یا پھر شاید اس لیے کہ میں عمر کی فیملی سے اپنا تعلق کبھی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ بہت کچھ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، جو باقی رہ سکتا ہے میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یا پھر شاید اس لیے کہ یہ عمر کی خواہش تھی۔ اس نے جنید کے چہرے پر نظر جما کر کہا۔ جنید نے اس کی بات کی تردید کی، نہ اعتراض۔ وہ ایک بار پھر ان درختوں پر بیٹھے پرندوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میں نے پہلی بار عمر سے تمہارا ذکر تب سنا تھا جب وہ سول سروس کا امتحان دینے آیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر ٹھہرا تھا۔ علیزہ نے جنید کو جیسے بڑبڑاتے دیکھا۔ وہ ابھی بھی انہیں پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کو یاد تھا وہ اس کی ناراضی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر کسی دوست کے ہاں شفٹ ہو گیا تھا، مگر وہ اس دوست کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے کہا کہ وہ واپس گرینی کے پاس جا رہا ہے۔ میں ناراض ہو گیا۔ تب اس نے مجھ سے معذرت کی اور مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ کس طرح تم نے اس کے وہاں آ جانے پر خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہو، اور پھر تم لوگوں کے درمیان دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے عمر کی ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میں سمجھتا تھا وہ اس لیے زیادہ ہمدردی محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ علیزہ نے اسے دیکھا۔ پھر اس کی باتوں میں اکثر تمہارا ذکر ہونے لگا۔ میں نے تب بھی غور نہیں کیا۔ تمہاری اور اس کی عمر میں بہت فرق تھا۔ تم ایک ٹین ایجر تھی جبکہ عمر ایک میچور تھا۔ میرا خیال تھا وہ تمہارے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہا ہے اور پھر تم سے ہمدردی بھی کرتا ہے، اس لیے غیر محسوس طور پر تم اس کے قریب آنے لگی ہو۔ میں نے تب بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے لیے اس کے دل میں کس طرح فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ جنید نے اب علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تب بھی یہی سمجھتا رہا کہ اس کی سب سے زیادہ دوستی جورڈت کے ساتھ ہی ہے، اور اگر کبھی اس نے شادی کی تو وہ اس سے ہی کرے گا۔ وہ دونوں ہم عمر تھے اور بہت لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی سمجھتا۔ آپ نے ٹھیک سمجھا۔ علیزہ نے دھیمی آواز میں پہلی بار اس کی گفتگو میں مداخلت کی۔ وہ جورڈت سے ہی محبت کرتا تھا، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھتا تھا۔ جنید نے اس کی بات سن کر بھی اپنی بات جاری رکھی۔ میں عمر کے بہت قریب ہوں، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اسے بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ایسا نہیں تھا۔ جنید بہت سے عجیب انداز میں مسکرایا۔ یہ صرف میری خوش فہمی تھی۔ میں یا اس کا کوئی بھی دوست اس کے اندر تک نہیں جھانک سکا۔ اس نے ہمیں اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہم اسے صرف اتنا ہی جان سکے جتنا وہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ علیزہ کو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ بعد میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ وہ تب فارن سروس میں اپنی پہلی پوسٹنگ پر جا رہا تھا اور میں لندن میں آرکیٹیکچر کی مزید تعلیم کے لیے۔
तुम उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी। अलीज़ा को याद आया कि ये वो वक्त था जब उसे मुकम्मल तौर पर ये यकीन हो चुका था कि सिर्फ वही नहीं, उमर भी उसे मोहब्बत करता है। जब वो ये समझने लगी कि बहुत जल्द वो उसे प्रपोज कर देगा। और वो इस वक्त क्या सोच रहा था, जुनैद को देखते हुए उसकी आंखों में नमी उमड़ने लगी। मेरा इस वक्त शादी का कोई इरादा नहीं था और उमर को भी इस बारे में कोई जल्दी नहीं थी। तुम अपनी तालीम ख़त्म करो, पाकिस्तान आओ, फिर तुमसे इस बारे में मज़ीद बात करूँगा। लेकिन ये तय है कि तुम्हारी शादी अलीज़ा के साथ होगी, वो मुझसे कहता था। अगर वो मुझे अच्छी लगी तो उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकी तो मैं हर बार उससे कहता और वो मुझे यकीन दिलाता। अलीज़ा और तुम्हें अच्छी ना लगे, जेम ऑफ अ पर्सन, जुनैद, जेम ऑफ अ पर्सन। जब 20-30 साल तुम उसके साथ गुजार लोगे तो फिर तुम मेरे एहसानमंद होगे कि मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा दी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस होने लगा कि मैं उमर को इनकार नहीं कर सकता। वो अपनी बात मनवा लिया करता था। कुछ सालों के बाद जब घर में मेरी शादी का जिक्र होने लगा तो उमर ने मुझे तुमसे मिलवाया, मगर ये कहकर कि मैं तुमको उमर से अपनी दोस्ती के बारे में ना बताऊं। मुझे तब भी कोई तजस्सुस नहीं हुआ, मगर इस पूरे दौरानिए में मुझे एक बार भी ये ख्याल आ जाता कि वो खुद तुमसे मोहब्बत करता है, ये तुम में इंटरेस्टेड है। तो मैं किसी कीमत पर भी तुमसे शादी करने का ना सोचता। या तुम मुझे बता देती तो तब भी मैं इस सारे मामले के बारे में उमर से बात करता। तुम्हारा इंकशाफ मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था और इस शौक़ से बाहर आने में मुझे कई साल लगे थे। उमर मुझ में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने आपको बताया था, वो सब मेरी खुशफहमी थी। अलीज़ा ने जैसे खुद कलामी की। जो भी था, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत तकलीफ दे था। जुनैद खामोश हो गया। अलीज़ा ने उसकी आंखों में पानी जाते हुए देखा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि वो ज़िंदा नहीं है। ज़िंदगी में पहली बार 2 हफ्ते गुजर गए हैं और मैं उससे रब्ता नहीं कर सका, मिल नहीं सका। ना उसने मुझसे रब्ता किया, वरना हम लोग किसी न किसी तरह एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे, चाहे मुल्क में होते या बैरून मुल्क। वो उसका चेहरा देखती रही। मैंने उम्र से बढ़कर जनून आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा। हम दोनों के दरमियान बहुत से इख्तलाफात होते थे और वो बहुत तसल्लुत पसंद था। मैं ऐसा नहीं था, मगर इसके बावजूद हमारे दरमियान तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने में पहल वही किया करता था। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। वो खुद झगड़ा शुरू करता, फिर यकदम मौजू बदल देता और मैं वाकई मौजू बदल देता। मुझे अब भी यही लग रहा है कि उसने ऐसा ही किया। उसकी मौत से कुछ देर पहले उससे मेरी बात हुई थी। मैं तुम्हारे सिलसिले में उससे तफसीली बात करना चाहता था। वो दम साधे जुनैद को देखती रही। वो शायद जान गया था कि मैं तुम्हारे सिलसिले में उससे बात करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे रात को फ़ोन करेगा और वो रात अब कभी नहीं आएगी। वो हमेशा यही कहा करता था, जो बात नहीं बताना चाहता वो नहीं बताता था। जुनैद के लहजे में शिकस्त खोर्दगी थी। मैं अब किसी मामले की तहकीकात नहीं करना चाहता। मैं बस एक रिश्ते को कायम रखना चाहता हूँ जो उसकी ख्वाहिश थी, मगर मैं सिर्फ उसकी ख्वाहिश के एहतराम में ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, किसी पछतावे के बगैर, किसी बोझ के बगैर। मैं चाहता हूँ हम तमाम पुरानी बातों को भुला दें, ज़ख्मों को कुरेदने की कोशिश ना करें, ज़िंदगी को आज से शुरू करें। कुछ वक्त लगेगा, मगर फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने चंद दिन पहले लाहौर में मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उमर की बात न मानी हो। मैं किसी तरह भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अलीज़ा ने उसे इस जुमले के बाद कुर्सी से उठते और लॉन से निकलते देखा। वो अपनी आंखों को मसलने लगी। वो और जुनैद एक ही शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, सिर्फ नौयत मुख्तलिफ थी। ताल्लुक़ की गहराई में कोई फ़र्क नहीं था। लॉन में छाई सुकूत वो परिंदों की चहचहाट तोड़ रही थी। बहुत दूर जुनैद गाड़ी को रिवर्स करते हुए ड्राइवर सीट पर बैठे ड्राइववे से निकाल रहा था गाड़ी। उसने 1 साल के दौरान पहली बार जुनैद की बातों में बेरब्तगी महसूस की थी। वो बहुत हमवार और रूहानी से बात किया करता था। आज पहली बार उसकी गुफ्तगू में दोनों चीज़ें मफकूद थीं। वो खुद उससे कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। आखिर जुनैद इब्राहिम से क्या बात की जा सकती थी? ताज़ियत की जाती, अफसोस किया जाता, कौन किस से करता? उमर की मौत ने दोनों को एक ही तरह मुतासिर किया था। उमर बिल्कुल गलत कहता था। उसकी मौत से किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी मौत ने बहुत सी ज़िंदगियों को वक्ती तौर पर अबनॉर्मल कर दिया था। उनमें से एक ज़िंदगी उसकी थी, दूसरी जुनैद की, और तीसरी रद्द की हुई ज़िंदगी। दर्द की एक लहर उसके अंदर से गुजरी। तीसरी जोटत की। उसने सोचा। कोरज में जलने वाली लाइट की रोशनी में उसने जोटत को जुनैद की गाड़ी से उतर देखा। वो टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थी, मानो उससे आगे
थीं और अब जोटत से मिल रही थीं। जुनैद मुलाजिम की मदद से गाड़ी से उसका सामान उतरवा रहा था। अलीज़ा नानो से चंद कदम पीछे खड़ी उसे देखती रही। जिंदगी में पहली बार जोटत को देखकर अंबर बेल उसे कोई गुस्सा नहीं, कोई हसद महसूस नहीं हुआ। जोटत नानो से मिलने के बाद उसकी तरफ बढ़ रही थी, फिर वो उसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई। अलीज़ा ने एक कदम आगे बढ़ाया और जोटत के कंधों पर हाथ रखते हुए उसके गालों को नरमी से चूमा। जोटत ने जवाबन उसे अपने साथ लिपटा लिया। दोनों के दरमियान किसी लफ्ज़ का तबादला नहीं हुआ था। जोटत के अंदाज में बहुत गर्मजोशी थी, वालेहानापन था, बेइख्तियारी थी, और क्या था वो जान नहीं सकी। मगर जब वो उससे अलग हुई तो उसने जोटत की आंखों में आंसू देखे। अलीज़ा ने उससे नज़रें चुरा ली। उसका हाथ थाम कर उसने समीना से उसका तारुफ करवाया। ये मेरी मम्मी है जोटत। जोटत समीना से हाथ मिलाने लगी। जुनैद तब तक मुलाजिम के साथ जोटत का सामान अंदर भिजवा चुका था और खुद भी लाउंज में चला गया था। आप कपड़े चेंज कर लें, मैं खाना लगवाती हूँ, अलीज़ा ने जोटत के साथ अंदर जाते हुए कहा। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, फ्लाइट के दौरान खा चुकी हूँ, मैं इस वक्त सिर्फ सोना चाहती हूँ, जोटत ने कदरे माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। जैसे आप चाहें, अलीज़ा ने सर हिला दिया। उसे अंदाज़ा था कि इस वक्त वाकई बहुत देर हो चुकी थी। जुनैद लाउंज के दरमियान खड़ा था। जोटी, अब सुबह मुलाकात होगी, उसने जोटत से कहा, और उसके बाद समीना के हाथ बातें करता हुआ वो बाहर निकल गया। जोटत चंद मिनट नानो के साथ लाउंज में खड़ी बातें करती रही। फिर नानो ने अलीज़ा को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा। अलीज़ा उसे लेकर उसके कमरे में चली आई जहाँ उमर ठहरा करता था। इससे पहले जोटत कभी उमर के कमरे में नहीं ठहरी थी, उसे हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर ठहराया जाता। इस बार अलीज़ा ने उसे उमर के कमरे में ठहराया था। वो अलीज़ा के साथ इस कमरे में दाखिल होने के बाद आगे नहीं बढ़ी, वहीं खड़ी रही। अलीज़ा ने आगे बढ़कर खिड़कियों के पर्दे बराबर कर दिए। फिर उसने पलट कर देखा। जोटत अब भी वहीं खड़ी थी, यूं जैसे वो वहाँ उस कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। अलीज़ा जानती थी वो किसके वजूद का एहसास करना चाहती थी। वो उमर का कमरा था और जोटत भी ये बात जानती थी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें, मैं पानी रखवा देती हूँ, फ्रिज में कुछ खाने की चीज़ें भी हैं। फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अलीज़ा उसके पास चली आई। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जोटत ने उसे देखते हुए कहा। ओके, फिर आप आराम करें, गुड नाइट। दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक ही जोटत ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास रहो अलीज़े, मैं आज रात यहाँ सो नहीं सकूँगी। वो उसका चेहरा देखे बगैर भी जानती थी कि जोटत की आवाज़ भरा रही थी। उसकी आंखें अब पानी से भर रही होंगी और वो इसी लम्हे से खौफजदा थी। उसे अलीज़ा से उमर कहा करता था। जोटत के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींचा। अब कोई भी उसे उस नाम से पुकार सकता था, बस वो एक शख्स नहीं पुकार सकता था जिसका नाम उमर जंगीर था। उसने गर्दन मोड़कर जोटत की तरफ देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। जोटत जवाब में नहीं मुस्कुराई, वो बस आगे बढ़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोकने लगी। उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ से ज़्यादा है। उसने उस आदमी को खोया है जो उसका था, जिसे वो हासिल करने वाली थी। मैंने उस शख्स को खोया है जो कभी मेरा नहीं था, ना कभी हो सकता था। जोटत की पुश्त पर अपने बाजू फैलाते हुए उसने गीली आंखों के साथ सोचा। मैं आपके पास ही हूँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। उस रात वो दोनों जागती रहीं। अजीब ताल्लुक था जो उसने जोटत के साथ महसूस किया था। जोटत उमर के बारे में बताती रही। वो पहली बार उमर से किस तरह मिली, कहाँ मिली, उनकी दोस्ती कैसे हुई, ये दोस्ती किस तरह गहरी होती गई। अलीज़ा चुपचाप उनका चेहरा देखती रही। अगर कोई सवाल वो जोटत से करना चाहती थी तो वो ये सिर्फ ये था, उमर को उससे मोहब्बत हुई थी कभी, कैसे हुई थी, और वो जानती थी वो इससे कभी ये सवाल नहीं कर सकती थी। वो अपने दिल को एक बार फिर किसी निश्तर से कटता हुआ महसूस नहीं करना चाहती थी। उसके पास जोटत के बताने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई राज, कोई बात, कुछ भी नहीं। जोटत सब कुछ जानती थी। उमर के जंगीर से ताल्लुकात कैसे थे, उमर के राज के साथ ताल्लुकात कैसे थे, उमर इन दोनों की अलहदगी से कितना डिस्टर्ब हुआ था, उसे क्या चीज़ खुश करती थी, क्या परेशान करती थी, सब कुछ वो सब कुछ जानती थी। वो जोटत का चेहरा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। फजर की अजान के बाद वो उठकर खड़ी हो गई। मुझे उमर से सिर्फ एक शिकायत थी, उसने जोटत को कहते सुना। वो बेड पर पाँव ऊपर किए बैठी हुई थी। अलीज़ा जाते जाते रुक गई। जोटत की आंखें मुतवरम थी। वो इस वक्त जैसे किसी ट्रांस में आई हुई थी। उसने मेरा ख्याल रखा, उसने मेरी परवाह की, उसने मेरी ख्वाहिशात का एहतराम किया, उसने मेरे साथ हर चीज़ शेयर की, बस उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की। अलीज़ा ने मुड़कर उसे देखा। जोटत उसे ही देख रही थी। मोहब्बत उसने तुमसे की। वो अब थके हुए अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी मंगनी वाली रात मैं इस्लामाबाद में थी। उसने मुझे रात 2 बजे फ़ोन किया। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। मुझे बहुत हैरानी हुई। कम अज़ कम उस रात उसे
डिप्रेस नहीं होना चाहिए था। उस रात तुम्हारी और जुनैद की मंगनी थी, उसे बहुत खुश होना चाहिए था। मैंने उससे ये कह दिया। वो बहुत देर खामोश रहा, इतनी देर कि मुझे लगा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने आज उसको बहुत रुलाया है, बहुत ज़्यादा। मैंने आज उसको बहुत झिड़का है। वो मुझसे शादी करना चाहती है, वो जुनैद के साथ मंगनी तोड़ना चाहती है। वो कहती है कि वो मगर मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। मैंने आज उसे बहुत झिड़का है, उसे बहुत रुलाया है, लेकिन मैं उसके पास से उठकर आया गया हूँ। तो मुझे लग रहा है मैं तो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। मुझे तो उससे बहुत मोहब्बत है। मैं कैसे उसे जुनैद के साथ देख सकूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने उस रात मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। मैं तो तब तक यही समझ रही थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मैं अगले दिन लाहौर चली आई। मैंने उससे कहा, तुम अलीज़ा की बात मान लो, अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो उससे शादी कर लो। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो पिछली रात शराब पी रहा था, शायद शराब के नशे में उसने कोई फजूल बात की होगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं जान गई थी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, या शायद वैसी मोहब्बत नहीं करता था जैसी तुमसे करता था। अलीज़ा चुपचाप उसे देखती रही, जर्द चेहरे के साथ। फिर उसने मुड़कर कमरे पर एक नज़र डाली। वो वहीं कहीं था। उसकी रॉकिंग चेयर उसी तरह झूलती महसूस हुई थी जैसे वो झुलाया करता था। हर चीज़ पर जैसे उसका लम्स मौजूद था, हर तरफ जैसे उसकी आवाज़ गूंज रही थी। धीमी आवाज़, ठहरा गहरा लहजा, वही पुरसकून, दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज़, अलीज़े। और फिर वही खिलखिलाते हुए बेख्तियार कह के। उस कमरे में सब कुछ जिंदा था। वहमा अक्स बन गया था और अक्स हकीकत बनकर उसके इर्द गिर्द फिरने लगा था। उसने मुड़कर ड्रेसिंग टेबल को देखा। जोडत शायद उससे कुछ कह रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने चली आई। एक साया उसके जहन में लहराया। ड्रेसिंग टेबल के आईने में यकदम कोई नजर आने लगा। उसे अपनी गर्दन पर, बालों पर एक फवार सी पड़ती हुई महसूस हुई। मैं अलीज़ा को जॉय, फिर इटर्निटी दूंगा। उसने मुड़कर जोडत को देखा। उसके होंठ कँपा रहे थे। वो कुछ देर जोडत को देखती रही, फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई।